स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के हालिया बयान पर गहराई से बात कर रहे हैं जो भारत के सबसे शायद चर्चित वित्तीय वादों में से एक के बिल्कुल केंद्र में रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। काफी सालों की चुप्पी थी और अब उन्होंने अपनी कहानी का एक पक्ष रखा है। हमारे पास उनके इंटरव्यू से जुड़ी कुछ खास जानकारी है। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये उनका नजरिया है जो उन्होंने पेश किया है। सही। हमारा काम इन स्रोतों से मिली जानकारी का विश्लेषण करना है, कोई फैसला सुनाना नहीं। हम ये देखेंगे कि भाई इस बयान में किंगफिशर एयरलाइंस के गिरने, वो जो भारी लोन था और उनके भारत छोड़ने पर क्या खास बातें उन्होंने सामने रखी हैं। तो पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि इतने सालों बाद अब क्यों? इतने टाइम तक चुप थे, अब अचानक बोलने की वजह क्या बताई? देखिए, स्रोत के हिसाब से तो उनका ये मानना है कि जो भारतीय मीडिया है उसने उनके खिलाफ उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, विशियस रिलेंटलेस ट्रायल चलाया। अच्छा, एक तरफा हमला जैसा। हाँ, बिल्कुल। एक तरफा और लगातार नकारात्मक अभियान, जिसमें उन्हें लगा कि भाई उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। और अब शायद उन्हें लग रहा है कि सोशल मीडिया है, दूसरे नए प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो अपनी कहानी अपने तरीके से रख सकते हैं। ओके, यानी मीडिया ट्रायल से हटकर अपनी बात रखने का एक तरीका। और ये किंगफिशर एयरलाइंस जो फेल हुई, उसका क्या, उसके बारे में उनका क्या तर्क है, क्या वजह बता रहे हैं वो? इस पर उनका तर्क काफी कह सकते हैं डिटेल में है। वो सबसे पहले तो उंगली उठाते हैं वैश्विक वित्तीय संकट पर, 2008 वाला। ना, वो तो था ही। और साथ में ईंधन की कीमतें जो उस वक्त बहुत बढ़ गई थीं। उनके मुताबिक तब की जो सरकार थी उसने उन्हें एयरलाइन का साइज घटाने, डाउन साइज करने से रोका। क्यों? हाँ, और ये भी कहा कि बैंकों से मदद मिलेगी, ऐसा भरोसा दिलाया। लेकिन उनका कहना है कि ये भरोसा बाद में जो पॉलिसी सपोर्ट चाहिए था उसमें नहीं बदला, जैसे विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी गई उस टाइम पे। तो ये सब उनके हिसाब से विफलता के बड़े कारण थे। अच्छा, तो बाहरी हालात और सरकारी पॉलिसीज दोनों को वो जिम्मेदार मान रहे हैं। हाँ। फिर ये जो लोन वाला विवाद है उसका क्या? मैंने सुना वो कह रहे हैं कि लोन कंपनी ने लिया था, उन्होंने नहीं। ये क्या मामला है? हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है उनके आर्ग्यूमेंट का। वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस का था, विजय माल्या का व्यक्तिगत कर्ज नहीं था। अच्छा। हालांकि हाँ, ये मानते हैं कि पर्सनल गारंटी उन्होंने दी थी। ओके। उनका मेन तर्क ये है कि 2012 से 2015 के बीच उन्होंने बैंकों को कई बार सेटलमेंट ऑफर दिए, लेकिन वो ऑफर्स बैंकों ने ठुकरा दिए। वो बार बार यही कह रहे हैं कि मेरा इरादा तो हमेशा से सेटल करने का था। सेटलमेंट ऑफर्स ठुकरा दिए गए। और वो लोन की रकम और जो वसूली हुई है उसके बारे में भी कुछ कह रहे हैं, उसमें कुछ बड़ा अंतर बता रहे हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके पक्ष का एक, आप कह सकते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है शायद। उनके अनुसार जो कुल कर्ज था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर, वो करीब 6,203 करोड़ रुपए था। 6,203 करोड़। ठीक है। लेकिन वो दावा करते हैं कि सरकार ने खुद माना है या रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उनसे 14,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति या तो जब्त हुई है या वसूल की जा चुकी है। 14,000 करोड़! अरे बाप रे, ये तो कर्ज से डबल से भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो उनका सवाल यही है कि भाई अगर मैंने बैंकों को धोखा दिया, फ्रॉड किया, तो फिर कर्ज से इतनी ज्यादा वसूली कैसे हो गई? ये उनके बचाव का एक मुख्य तर्क है। ये वाकई सोचने वाली बात है उनके नजरिए से तो। और फिर वो जो भारत छोड़ने वाला मुद्दा है, जिस पर उन्हें भगोड़ा तक कहा गया, उस पर क्या सफाई दी उन्होंने? उनका कहना है कि वो मार्च 2016 में भागे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि वो जिनेवा जा रहे थे एक मीटिंग के लिए जो पहले से तय थी, प्री-शेड्यूल्ड थी। हाँ, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि जाने से ठीक पहले उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री को संसद में संक्षेप में बताया भी था इस बारे में। उनके मुताबिक बाद में उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, जिससे उनका लौटना नामुमकिन हो गया। तो ये जो भगोड़े वाली इमेज है वो उसे पूरी तरह से नकारते हैं। पासपोर्ट रद्द होने से वापसी नामुमकिन, हाँ, ये उनके तर्क का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, एक और गंभीर आरोप था कर्मचारियों के वेतन को लेकर, कि सैलरी नहीं दी। उस पर क्या जवाब है? हाँ, उस पर वो कहते हैं कि कंपनी के जो खाते थे वो फ्रीज कर दिए गए थे। उनके अनुसार कर्नाटक हाईकोर्ट में करीब 26 करोड़ रुपए थे खातों में, लेकिन बैंकों ने विरोध किया और इस वजह से कोर्ट ने उन पैसों से कर्मचारियों की सैलरी देने की इजाजत नहीं दी। ओहो, बैंकों के विरोध के कारण। हाँ, ऐसा उनका कहना है। हालांकि ये भी है कि उन्होंने इस बातचीत में किंगफिशर की जो विफलता हुई और कर्मचारियों को जो परेशानी हुई
उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी जरूर मांगी है। माफी मांगी है। और आखिर में उनकी वो जो इमेज है फ्लैम्बॉयंट वाली, रंगीन मिजाज वाली, क्या उसे भी वो मीडिया की देन मानते हैं? हाँ, कमोबेश उनका कहना है कि ये छवि मीडिया ने बनाई थी। वो तो बस अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति की तरह जी रहे थे। और हाँ, उन्होंने माना कि इसे किंगफिशर ब्रांड के प्रचार के लिए इस्तेमाल भी किया। वो ये भी कहते हैं कि जो किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली टैगलाइन थी, वो असल में किंगफिशर बियर की थी, उनकी पर्सनल टैगलाइन नहीं थी। अच्छा, वो बियर की टैगलाइन थी। इंटरेस्टिंग। हाँ। हाँ। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हमें विजय माल्या की कहानी का वो वाला पहलू दिखाते हैं जिसमें वो खुद को कहीं ना कहीं हालात का, सरकारी नीतियों का और एक ऐसी व्यवस्था का शिकार बता रहे हैं जिसने उनके सेटलमेंट के प्रयासों को नजरअंदाज किया और उल्टा कर्ज से कहीं ज्यादा वसूली कर ली। बिल्कुल सही कहा। और ये नज़रिया यकीनन उस पब्लिक परसेप्शन और जो कानूनी मामले चल रहे हैं या उनके जो नतीजे आए हैं, उनसे काफ़ी अलग तस्वीर दिखाता है। हाँ बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक ही कहानी के कितने अलग अलग पहलू हो सकते हैं। सही बात है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि इस दूसरे पक्ष को सुनने के बाद किसी की जो पहले से बनी हुई समझ है उस पर क्या असर पड़ता है। मतलब इन स्रोतों के आधार पर देखें तो उनके दावों और जो बाहरी दुनिया में फैक्ट्स या आरोप हैं उनके बीच जो गैप है उसे देखते हुए कौन से सवाल हैं जो अभी भी अधूरे लगते हैं। ये यकीनन सोचने वाली बात है आगे के लिए। बिल्कुल, बहुत से सवाल अभी भी बाकी